जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को समय पर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लाए हैं आपके लिए, जिसमें हमने उन 10 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, रेलवे और आदि अन्य एग्जामों में, एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी ही जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उसे पार करेगी। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है समय, जो इस खंभे को पार करने में या फिर रेलगाड़ी को अपनी इस लंबाई को पार करने में समय लगा, वो लगा दोस्तों 15 सेकंड। 15 सेकंड कब लगा? जब उसकी चाल थी कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी चाल थी। तो रेल की लंबाई बताइए, रेल की लंबाई बताइए ये वाली। देखिए, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दोस्तों, हमारी दूरी कौन सी हो जाएगी? दूरी या फिर रेल की लंबाई, मतलब तो एक ही है ना, ये वाली दूरी या रेल की लंबाई। दोस्तों, दूरी बराबर होगी दोस्तों हमारी चाल गुणा समय। दोस्तों, चाल गुणा समय हो जाएगी हमारी, तो D4 दूरी हो जाएगी 15 गुणा में 36। देखिए, ये 36 दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें बदलना है इसे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो हमारी दूरी पूछी गई है रेल की लंबाई या वो मीटर में पूछी गई है, तो 36 को बदलेंगे हम। देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े को बदलना है छोटे में, तो गुणा कर देंगे 5/18 की, छोटा वाला ऊपर, यानी कि 5 ऊपर। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 15 गुणा में 10 बराबर के 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मोहन M4 मोहन और राकेश R4 राकेश तथा सोनू S4 सोनू किसी कार्य को क्रम से 10 दिन में, यानी कि मोहन करता है 10 दिन में, राकेश करता है 15 दिन में तथा सोनू करता है 12 दिन में, 15 दिन में दोस्तों, और ये 12 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कार्य तथा समय वाले क्वेश्चनों में हमेशा आपको सबसे पहले एक तो कार्य निकालने में फोकस करना है, यानी कि टोटल काम कितना है, तथा उन सबकी क्षमता निकालने में काम करना है, यानी कि हमें उनकी सबकी क्षमता पता होनी चाहिए। तो आप सभी उनका क्या निकाल सकते हैं? किसी का भी काम कितने भी दिनों में निकाल सकते हैं। देखिए, इन इनको ये दिन लगे इनको लगातार 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले फोकस करें काम निकालने पर। देखिए, तो हम काम निकाल सकते हैं यहाँ पर कैसे? इन सबका एलसीएम लेकर। एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए, हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें, जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वही एलसीएम है। एलसीएम हमारी होती है वह सबसे छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो माना हमारी संख्या 15 ही होगी, तो 15, 12 से 15 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? इसे डबल, इसकी गुणा बढ़ाते चले जाएंगे और दोनों से चेक करते चले जाएंगे क्या कट रही है। 15 दूनी 30, देखिए 10 से कटेगी लेकिन 12 से नहीं। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, तो इसका एलसीएम क्या आया? 60। देखिए कैसे, 15 इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो 15 ना होकर 15 दूनी 30 होगी, इससे कट जाएगी लेकिन अब 12 से नहीं कटेगी। तो 15 तिया 45 की, इससे भी नहीं कटेगी, तो 15 चौका 60, जो कि डिवाइडेबल है 10 से भी और 12 से भी। अब हमने निकाल लिया इनका टोटल कार्य, ये हमारा टोटल कार्य है। तो अब हम निकालेंगे इनकी क्षमता। क्षमता कैसे निकालते हैं? यदि हमें काम का पता लग गया, यानी कि M 60 काम को 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में काम करेगा, यानी कि वो 10 दिन में करता है दोस्तों 60 काम को, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 60/10, यानी कि 6। इसका मतलब M की जो क्षमता आएगी कार्य की वो 6 आएगी। बढ़ते हैं आगे, R यानी कि राकेश 60 काम को 15 दिन में करता है, तो दोस्तों एक दिन में वो काम करेगा 15 चौका 60। बढ़ते हैं आगे, सोनू 60 काम को 12 दिन में करेगा, यानी कि 12 दिन में काम कर देता है दोस्तों वो 60 काम, तो एक दिन में करेगा 60/12, यानी कि 4। ये दोस्तों हो जाएगा ये हमारा 12 पंजे 60, ये कटेगा 5 बार, 12 पंजे 60। अब देखते हैं दोस्तों हुआ क्या। देखिए, मोहन का एक दिन का काम है 6, राकेश का एक दिन का काम है 4, जबकि सोनू का एक दिन का काम होगा 5। तो देखिए 6 4 10,
और ये 5 15, यानी कि यदि वो तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिलकर कार्य क्षमता है 15। कहने का मतलब ये होगा कि तीनों मिलकर 15 काम करते हैं एक दिन में। तो टोटल कितना काम करेंगे, देखिए टोटल कितना काम करेंगे वो। तो दोस्तों टोटल वो काम कर देंगे, यही हमें क्षमता पता लगी उसकी। तो देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कार्य को करेंगे, कितना दिन लेंगे, देखिए 60 काम को करना है, 15 काम वो एक दिन में करते हैं, तो 60 को भाग कर देंगे 15 से, तो ये कट जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर होगा। टाइम एंड वर्क के सवाल में हमेशा कार्य निकालो और क्षमता निकालो, सवाल हल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दो क्रमागत सम संख्याओं का, कौन सी संख्या, सम संख्याओं का योगफल 10 है, बड़ी सम संख्या क्या होगी। देखिए कभी भी क्रमागत, क्रमागत का मतलब है लगातार, जैसे कि 2 4 6 8, ये सब क्या है, ये सब क्रमागत संख्या है, यानी कि 2 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी वो 4 ही आएगी, 4 के बाद अगली सम संख्या आएगी वो 6 आएगी, 6 के बाद अगली सम संख्या होगी दोस्तों 8। उसी प्रकार से कभी भी अगर सम संख्या मानने की बात आए तो हम ये माना एक संख्या, और यदि इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये होगी हमारी सम संख्या। क्रमागत की बात आएगी तो ये वाली संख्या छोटी, तो बड़ी संख्या कौन सी, x प्लस के 2 प्लस के 2, 2 प्लस के 2, या फिर हम इसे कह सकते हैं x प्लस के 4, ये बटे का चिन्ह नहीं है, सिर्फ ये 4 आ गया, यानी कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। उसने कहा इसका योगफल इतना, हमारे हिसाब से योगफल कितना, x प्लस के 2 अगर हम जोड़ देंगे x प्लस के 4 बराबर कितना होगा 10। देखिए 1x 2x, और ये हो जाएगा 4 और 2 6, प्लस के 6 बराबर के 10। तो यदि 2x प्लस के 6 बराबर का मान 10 है, तो 2x ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस के 6, तो दोस्तों यहाँ पर ये आएगा हमारा, तो 2x बराबर के ये कट जाएगा हमारा 4, और दोस्तों x का मान निकल जाएगा हमारा, ये भाग में उधर चला जाएगा, ये से काट देगा, यानी कि 2 बार। तो x का मान यदि हमारा 2 है, तो उसने पूछी बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या ये वाली है, तो x का प्लस के 4 हमें बताना है, x का मान है 2, और ये 4 हमारा ऐसी की ऐसी है, 4 और 2 6, तो बड़ी सम संख्या होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये था, वह 50 रुपये में उपलब्ध थी, उस पर किस प्रतिशत से बट्टा दिया जा रहा है। अंकित मूल्य का मतलब है जो किसी वस्तु पर मूल्य छपा होता है, यानी कि प्रिंट होता है, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, MRP। तो दोस्तों इसकी MRP कितनी थी, MRP मार्क रिटेलर प्राइस, या मैं कह सकते हैं मैक्सिमम प्राइस जो होता है उसका 50 रुपये थी। अब वह कह रहा वह 45 रुपये में उपलब्ध थी, यानी कि अब वो बिकने के लिए तैयार थी सेलिंग प्राइस पे। कितना प्राइस उसका, 45 में बिकने के तैयार थी, सेलिंग प्राइस SP, या हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु कोई बिक जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसका मान है 45 रुपये। अब 50 की चीज़ थी, 45 में बिक रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 रुपये की छूट मिल रही थी, 5 की छूट मिली छूट किस पर, 50 पे। तो देखिए, तो प्रतिशत छूट बट्टा हमारा कितना होगा दोस्तों, कितने की छूट, 5 रुपये की छूट, तुलना किससे करनी है, 50 से, 5 की तुलना 50 पे, तो 5 50 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 210%, यानी कि उस कमीज पर 10%, ऑप्शन नंबर सी, उस कमीज पर 10% का बट्टा दिया जा रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ यदि हम उस संख्या को रखते हैं और एक तरफ हम उस संख्या के 1/3 को रखते हैं, यानी कि उस संख्या का जो भी है 1/3 भाग है, वो संख्या उससे 18 अधिक है। अब ये संख्या अधिक है, माना हमारी संख्या कितनी, माना हमारी संख्या x, तो देखिए उसने कहा संख्या अधिक है, किससे अधिक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, संख्या अधिक है संख्या के, यानी कि अपने आप से, तो अपना 1 का मतलब 1/3 से 18 अधिक,
ये तो पहली अधिक है, तो इन्हें बराबर करने के लिए हमें इधर इधर 18 जोड़ेंगे। तो x बराबर, इधर एलसीएम लेंगे 1 को मान के 3, तो ये हो जाएगा x प्लस के 18 तिया 54। ये इधर आ जाएगा 3x बराबर के x प्लस के 54, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस के x बराबर के 54, तो ये हो जाएगा 2x बराबर के 54। दोस्तों x का मान आएगा हमारे एक गुणा में उधर बटे में चला जाएगा, जैसे कि x बराबर के 54 बटे में 2 यानी कि 27। तो वह संख्या दोस्तों हमारी है 27 को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम इसे एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए उसने कहा यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, 1/3 से 18 अधिक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि वो 3 संख्या है और उसका 1/3 है 1, तो वो 18 अधिक है। और हम संख्या में या हम यूनिट में कह सकते हैं कि 1 से 3 कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, और वो कह रहा है 18 अधिक है। तो क्या एक ऐसा हो सकता है कि 2x का मान ही 18 दे रखा है उसने? यदि 2x का मान ही 18 है तो दोस्तों देखिए, तो x का मान कितना होगा हमारा, x का मान होगा हमारा 9। संख्या कितनी मानी थी हमारी 3, यानी कि यदि संख्या 3 तो उसका जो भी 1 है यानी कि 1/3 है वह संख्या उससे 18 अधिक है। लेकिन यहाँ पर संख्या का 1/3 है 1 और संख्या है 3, तो 1 से 3 अधिक है 2 है, 2 अधिक। यूनिट में खोलेंगे, यूनिट से बाहर लाएंगे, 2x में मानना पड़ेगा हमें, तो हमने संख्या मानी थी 3x। तो देखिए x का मान हमारा है 9, तो 3 गुणा में 9 बराबर के 27। इस तरीके से भी हम सवालों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि 1440 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। पहला भाग दूसरे भाग का, पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। अब कभी भी 7/9, 5/4 इसमें कभी भी मानना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए पहले भाग का 7/9, देखिए जब 7/9 करेंगे और का मतलब गुणा करेंगे, तो हमें यहाँ कोई ऐसी संख्या पहले भाग में कोई ऐसा मानना होगा जो 9 से कट जाए, क्योंकि यदि ये सब 2 मानेंगे तो ये चला जाएगा भाग में या फिर दशमलव में, जो कि हमें सवाल करना हो जाएगा भारी। तो माना हमारा पहला भाग कितना, यदि हम देखिए हमें 9, जब हम इसका दूसरा भाग निकालेंगे तो गुणा बटे में आएगा 9, तो हमें यहाँ 9 मान लेते हैं यदि, तो ये फायदा हो जाएगा क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। तो माना हमारा पहला भाग 9 है, तो ये हो गया हमारा पहला भाग। तो पहला भाग दूसरे भाग का, पहला भाग दूसरे भाग का, अच्छा दूसरे भाग का है, तो माना हमारा दूसरा भाग 9 है, ये नहीं है, हमें निकालना है पहला भाग। तो अभी भी वही कहानी है कि 9 से 9 काट देंगे, तो यदि हमारा दूसरा भाग हमने माना 9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। इसका मतलब पहला भाग कितना निकल का है 7, तो पहला भाग हमारा 7 है, दूसरा भाग हमारा 9 है, तो छोटा भाग कितना होगा। तो देखिए छोटा भाग कितना होगा, पहली बात उसने अभी 1440 रुपये को उसने इन 2 भागों में बांटा, यानी कि 7 और 9 में, 7 और 9 में, या हम कह सकते हैं 7x में और 9x में। तो हम यदि ये भाग हैं इसके, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 7x प्लस के 9x बराबर, 7x प्लस के 9 बराबर 1440 रुपये, इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16x बराबर के 1440 रुपये। तो हम इसमें से x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बटे में 16, तो ये कट जाएगा 16 निम्मा 144 और 0 की 0। दोस्तों x का मान आया हमारा 90। छोटा भाग था हमारा 7x। दोस्तों ये हो जाएगा 7, इसका मतलब है 90, 9 7 63, 0 की 0, इसका मतलब हमारा पहला भाग जो है वो है 630 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, ठीक है जी। एक छात्र 220 नंबर ले आया, अंक प्राप्त करता है, यानी कि लाया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि फेल हो गया परीक्षा के पूर्णांक का मतलब क्या है कि टोटल कितने नंबर का हमारी परीक्षा थी। देखिए माने ये 2 बाउंड्रीज हैं, माने ये बाउंड्री है पास होने वाली, यानी कि यदि कोई बच्चा इतने अंक ले आता है यहाँ तक,
तो बच्चा पास हो जाएगा। इधर लाएगा तो फेल, इधर लाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने कहा कि ये छात्र ने, माना इस छात्र ने 220 नंबर लाया, ठीक है, और 11 अंक से फेल हो गया, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इतनी उसकी दूरी पड़ी है, यहाँ तक पहुँच, यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि 220 नंबर ले आया। लेकिन उसे पास मार्क्स तक, पास नंबर तक पहुँचने के लिए 11 नंबर उसे कम पड़ गए। एक बात और, उसने कहा था कि 33% लाने वाले बच्चे पास हो जाते हैं, यानी कि जो इस लाइन पर, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो 33% वाली है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए, यदि वो 11 नंबर और लिया था तो बच्चा इस समय इस वाली स्थिति में होता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बच्चा 33% नंबर ला पाता। देखिए 220 नंबर वो लाया, 11 नंबर उसके कम पड़े यहाँ तक पहुँचने में, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि 33% का मान हमारा क्या हो जाएगा, 220 प्लस के 11, 1 3 और ये 2। तो दोस्तों 33% का मान कितना है, 231, क्योंकि यदि वो 11 नंबर और लिया था तो फिर उसके नंबर हो जाते हैं 231, या हम कह सकते हैं 33%। हमें निकालने हैं 100% नंबर, तो 1% का मान, 1% का मान हो जाएगा 2 3 1/33। हमें निकालना है 100%, तो इधर कर देंगे 100 की गुणा, इधर भी हो जाएगी 100 की गुणा, 231/33 गुणा में 100। ये भाग करते हैं 11 से, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 3 से कट जाएगा ये 7 बार, तो ये आएगा 7 गुणा में 100। यानी कि परीक्षा के 100% अंक कितने थे, पूर्णांक कितने थे, ये हो जाएंगे दोस्तों 700 अंक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 5:4 है। माना ये लड़का, जी फॉर गर्ल्स और बी फॉर बॉयज़। चलते हैं वर्तमान, यानी कि इस जगह पर ये दोस्तों वर्तमान हुआ। लड़की की जो अनुपात है वो 5 है, और लड़के की उम्र है 4 अनुपात में। वो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद। एक बात उसने और कही कि यदि हम पीछे की तरफ चलेंगे, यानी कि -4 वर्ष पहले चलते हैं, तो इस जगह पर लड़के की आयु उम्र के हिसाब में थी 24 वर्ष। ठीक है, वो पूछ रहा है प्लस में 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी, इसकी आयु क्या हो जाएगी लड़की की आयु। देखिए, और सबसे पहले देखते हैं अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात का मतलब ये है कि यदि हम बात करते हैं 5:4 की, तो इसका मतलब ये है, ये लड़की ये लड़का, कि यदि इनमें हमेशा 1 यूनिट की उम्र का अंतर हमेशा बरकरार रहेगा, तो ये किसी भी उम्र में चले जाएं, 5 वर्ष पहले चले जाएं या 5 वर्ष बाद में चले जाएं, यदि लड़की की उम्र 5 रहेगी तो लड़के की उम्र 4 रहेगी हमेशा। जितने गुणांक से इनकी उम्र बढ़ेगी उतने गुणांक से इनका क्या बढ़ेगा, इनका अंतर बढ़ेगा उम्र में। यदि ये डबल हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो ये भी डबल होगी, 4 दूनी 8, लेकिन इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 5:4 रहेगा। तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 वर्ष पहले भी इनकी आयु का अनुपात जो था वो भी दोस्तों 5:4 ही था। बिल्कुल। तो हम इनकी उम्र क्या मानेंगे, माना अनुपात से बाहर निकालेंगे तो 5x, और लड़की की उम्र हो जाएगी 4 वर्ष पहले 4x लड़के की उम्र। लेकिन हमारे हिसाब से है 4x उम्र, लेकिन इस जगह पर है इनकी उम्र 24, तो इसका मतलब 4x का मान उन्होंने 24 रखा है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे 24/4, ये गुणा में हो जाएगा, बटे में चला जाएगा दोस्तों, x का मान आएगा 6। हमें उम्र ज्ञात करनी है किसकी दोस्तों, हमें उम्र ज्ञात करनी है लड़के की। तो माना यहाँ पर भी इनकी उम्र यही रहेगी 4x, जो इनका अनुपात है। तो देखिए लड़के की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे हम, 4 गुणा में, लड़की की तो निकली हुई, लड़की की निकालेंगे यहाँ के, तो दोस्तों 5x, लड़के की उम्र है वर्तमान में 5x, तो उम्र कितनी हो जाएगी, 5 गुणा में 6 बराबर के 30। वर्तमान में लड़की की उम्र है 30 वर्ष, 5 वर्ष बाद बतानी है, +5 कर देंगे, तो 30 प्लस के 5 बराबर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेची गई। कहने का मतलब क्या कि उसने 20 नारंगी खरीदे या संतरे खरीदे कितने में, 25 रुपये में। ठीक है, फिर उसने 25 नारंगियों को 20 रुपये में बेचा।
ये है उसका सीपी, या हम कह सकते हैं क्रय मूल्य, और ये है उसका एसपी, हम इसे कह सकते हैं विक्रय मूल्य। देखिए सबसे पहली बात, यदि आपको किसी भी वस्तु को बराबर नहीं पता लगेगा, माना आपने 10 चीज़ खरीदी, 10 ही बेच दी किसी मूल्य पर, तो आप उन मूल्य का अंतर निकाल के पता कर सकते हैं कि मुझे कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नारंगी है इन्हें पहले बराबर करेंगे। नारंगी को बराबर कैसे करेंगे, यदि हम इस वाली लाइन में गुणा, यदि हम इसे दोनों की तरफ से 100 बना लेते हैं, 100 कैसे बनेगा, इसमें गुणा करेंगे 5 की, यानी कि इस पूरी लाइन में गुणा कर देंगे 5 की, और इस पूरी लाइन में गुणा कर देंगे 4 की। तो दोनों तरफ किसकी गुणा करने पर, या दोनों तरफ दोस्तों गुणा हो जाएगी 4 की, 5 की, और इधर दोनों तरफ गुणा हो जाएगी 4 की। तो क्या होगा देखिए, इसमें गुणा होगी 5 की तो ये हो जाएगा 100। अब 100 नारंगी कितने की हो जाएंगी, अब दोस्तों 100 नारंगी हो जाएंगी, और ये 25 पंजे 125। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में 100 नारंगी खरीदी 125 रुपये में। अब बेची कितनी उसने, 4 की गुणा करेंगे, अब उसने 100 नारंगी, ये हमारे अब ये बराबर होगी, 100 नारंगी खरीदी और 100 ही नारंगी बेची। देखिए ये हो जाएगा 20 चौक 80, 80 रुपये में। अब इसका मतलब ये पता लगा कि 100 नारंगी 125 रुपये में खरीदी और बेच दी कितनी उसमें 180 रुपये में। तो कितना नुकसान हुआ, यानी कि कितनी हानि हुई हमें, हानि होगी जाहिर सी बात है। तो 125 में जब हम 80 घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 5 और 4, इसका मतलब 45 रुपये की हानि हुई। हम इसे माइनस से दर्शाएंगे। उसने पूछा कितने प्रतिशत की हानि हुई, प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, तो हानि प्रतिशत हमारी होगी किस पर, अपने क्रय मूल्य पर। हमेशा हानि या लाभ निकलेगा क्रय मूल्य पर या कॉस्ट प्राइस पर, जो कि था हमारा 125 रुपये। तो 45 की तुलना 125 से, 45 125 का मतलब गुणा 100%। तो 45 125 का कितना परसेंट है, भाग करेंगे इसे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये इससे कट जाएगा 9 बार। तो ये आ जाएगा हानि प्रतिशत, हो जाएगी 9 गुणा में 4%, यानी कि 9 चौक 36%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए हमने इसमें गुणा क्यों करी, माना हम 35 नारंगी खरीदें और 40 नारंगी बेच दें, तो हमें एक वस्तु का रेट नहीं पता लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारी जितनी नारंगी खरीदे उतनी नारंगी को बेच देंगे, तो हमारा जो लाभ या हानि, यानी कि कितने की खरीदी और कितने की बेची, उसे निकालने में हमें आसानी होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिए गए समीकरण, ये समीकरण दी गई है हमें इतनी, x का मान निकालना है। चलिए चलते हैं, 6x प्लस के 4x माइनस के 20 बराबर 9x प्लस के 5। देखिए x का मान निकालना है तो सारे x को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, 6 4 10, दोस्तों 10x, ये इसे ले जाएंगे उधर की तरफ, बराबर के 9x प्लस के 5, ये माइनस है, बराबर के उधर उठ कर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 20। ये इधर अब हमें सारा x एक तरफ इकट्ठा करना है, तो ये इधर प्लस में है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का। तो 10x माइनस के 9x बराबर के 5 और 20 हो जाएगा दोस्तों 25। तो एक x का मान कितना आएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 10x में से 1x घटेगा, 9x घटेगा, 1x बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।